दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट और आपके जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट की। अब आपको पहले तो यह पता होना चाहिए कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता क्या है। देखिए, जब आप पहली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में करवा सकते हैं किसी केस की, तो उसे कहा जाता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब आपके पास पहली स्टेटमेंट है कि जब भी आपके गवर्नमेंट के बीच में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा, तो यह आपका सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा। तो यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 131 में ऐसा ही कुछ कहा गया है। अब यहां पे हमारे पास ऑप्शन क्या बचते हैं? देखिए, आपका बी ऑप्शन इलिमिनेट हो गया और डी भी इलिमिनेट हो जाता है। यहां पे आपके पास 50-50 चॉइस बचती है अगर आप पहली स्टेटमेंट को ठीक मार्क करते हैं। अब इसके बाद हमें देखना है कि सेकंड स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और दैट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, इसको भी हैंडल करता है क्या आपका सुप्रीम कोर्ट। अब बात कीजिए आर्टिकल 329 की, तो इसके अंडर क्लॉज बी के अंडर मेंशन है कि यहां पे आपकी लेजिस्लेचर फॉर्म करती है किसी लॉ को, जिसके तहत वो आपकी अथॉरिटी बताती है जिसके पास आप इस तरह की कंप्लेंट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है और इसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज सी ऑप्शन, यानी कि आपका पहला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। आइए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। अ डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूटी, इसको भी क्या सेटल सुप्रीम कोर्ट करता है? एक चीज बताइए, क्या यूटी के ऊपर अथॉरिटी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है तो इनके बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप ही हैंडल करेगी। उसके बाद जो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट है, उसमें एक बार फिर से यह कहा गया कि दो स्टेट्स के बीच में, जैसे मान लीजिए पंजाब और हरियाणा के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसको भी हैंडल आपका सुप्रीम कोर्ट करता है। तो यह भी एक तरह का आपका फेडरल डिस्प्यूट है, तो यह भी आपके आर्टिकल 131 के अंडर ही कवर होता है। तो यहां पे आपका ऑप्शन बन जाता है सी ऑप्शन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपसे पूछा गया है कि ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए गए हैं जिससे हम सेफगार्ड करते हैं ऑटोनॉमी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहला है, जब भी आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होती है तो प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है सीजेआई से, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। अब ये स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने अगर पढ़े होंगे सेकंड जजेस केस या थर्ड जज केस, तो उनमें इन चीजों के बारे में बात की गई है। तो कहीं ना कहीं आपकी पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। और आइए देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या बचते हैं। देखिए, आपका बी ऑप्शन इलिमिनेट हो गया और सी भी आपका इलिमिनेट हो गया। अब आपके पास 50-50 चांस है इस क्वेश्चन को ठीक करने का। अब बात कीजिए सेकंड स्टेटमेंट की, तो उसे देख लेते हैं। अब इसमें यह कहा गया है कि आपके सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ऐसा तो नहीं है, यहां पे आपकी पार्लियामेंट रिमूव करती है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। अब अगर सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है तो हमारा डी ऑप्शन भी इलिमिनेट हो जाता है और हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है ए ऑप्शन। आइए एक बार देख लेते हैं बाकी स्टेटमेंट। आपकी सैलरी ऑफ जजेस कहीं ना कहीं चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, जिससे हम इनकी ऑटोनॉमी को इंश्योर कर सकते हैं। इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। अब बात कीजिए फोर्थ स्टेटमेंट की, तो यहां पर आपको कहा गया है कि जो भी आपके सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है विद कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव का किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता इन अपॉइंटमेंट्स में। तो कहीं ना कहीं आपकी फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। तो आइए एक बार बात कर लेते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हम इंश्योर करने के लिए क्या कुछ प्रोविजन देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए, पहला तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें तो यहां पे सीजेआई को कंसल्ट किया जाता है और साथ ही साथ आपके सीनियर मोस्ट जजेस से भी। उसके अलावा यहां पर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, जहां पर आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के बताए गए मेथड से ही इन्हें रिमूव कर सकते हैं। अब आपको मुझे यहां पे यह बताना है कि जजेस को रिमूव करने के लिए क्या प्रावधान मेंशन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके अलावा इनकी जो सर्विस कंडीशन है वो फिक्स्ड है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते अपॉइंटमेंट के बाद। उसके बाद आप जजेस के कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते एक्सेप्ट जब आप इंपीचमेंट मोशन लेके आते हैं पार्लियामेंट में। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस करने से मना किया गया है, यानी बैन किया गया है। अब ऐसा करने के पीछे कारण यह था कि अगर मैं रिटायरमेंट के बाद यह सोचूं कि मैं प्रैक्टिस कर लूंगा अपनी लॉ की, तो मैं किसी के फेवर में अपना डिसीजन दे सकता हूं। बट इस चीज को इंश्योर करने के लिए इन्हें लॉ की प्रैक्टिस से बाहर किया गया है। उसके अलावा इन्हें अपने स्टाफ को अपॉइंट करने के लिए फ्रीडम है और इसके अलावा इनकी जो जुरिस्डिक्शन है
आप उसको छोटा नहीं कर सकते, एक्सटेंड बेशक कर सकते हैं बट आप छोटा नहीं कर सकते। उसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर तो है ही है यहाँ पे, क्योंकि आपके लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी की फंक्शनिंग में किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब यहां पे आपसे पूछा गया है कि जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की पावर है जहां पर वो डिस्प्यूट हैंडल करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, ये कौन सी जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है? एडवाइजरी, अपीलिएट, ओरिजिनल और रिट। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में जो आपके सुप्रीम कोर्ट है वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो कहीं ना कहीं ये तो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बात कीजिए अपीलिएट जुरिस्डिक्शन की, तो यहां पे वो मैटर आते हैं जो आप ये कह सकते हैं कि पहले हाई कोर्ट ने जिनके ऊपर आपकी पिटीशन सुनी थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं, चाहे आपके क्रिमिनल केस हो, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर हो, उन सभी में आपकी अपीलिएट जुरिस्डिक्शन होती है। बट आपके फेडरल डिस्प्यूट के केस में ऐसा नहीं होता, तो कहीं ना कहीं आपका बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। उसके अलावा अगर बात की जाए रिट जुरिस्डिक्शन की, तो ये तो आपका आर्टिकल 32 के अंडर आता है ना। अब यहां पे मान लीजिए आपके फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट करता है, तो यहां पर उस तरह के मैटर को आप हैंडल करते हैं, तो इस वजह से इसका डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर बनता है आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब यहां पे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आपको मुझे यह बताना है कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन किस आर्टिकल के अंडर मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपसे यह पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नंबर को इंक्रीज करने के लिए पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए ये अपॉइंट तो करते हैं, बट क्या इनके पास ये पावर है? तो मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं। अब आप एक चीज समझिए, ये टाइटल और हेड है, इतना बड़ा डिसीजन ये अकेले तो ले नहीं सकते, तो इस वजह से आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अब बात की जाए ऑप्शन बी की, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 124 के अंडर ये मेंशन किया गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जजेस के नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसके अलावा आपका लॉ कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी है, तो इसके पास तो ये पावर नहीं हो सकती। उसके अलावा चीफ जस्टिस भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि एक सिंगल पर्सन के अंदर हम इतनी ज्यादा पावर नहीं दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाता है। अब अगर आप लॉजिकली भी चलते तो आप बी ऑप्शन को करेक्ट कर सकते थे। आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पहली स्टेटमेंट में आपसे यह कहा गया है कि अगर कोई मोशन आता है जहां पर जजेस को रिमूव करने की बात की जाती है, तो स्पीकर उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब अगर आपने पॉलिटी ठीक से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि लोकसभा में इस मोशन को मूव करने के लिए हमें 100 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए और राज्यसभा में तकरीबन 50 का। अब इसके बावजूद भी आपका जो स्पीकर है वो इस चीज को, या चेयरमैन है वो इस चीज को रिजेक्ट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है, ये उसकी डिस्क्रिशन है। तो कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट पार्ट गलत हो जाता है। यहां पे आइए देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या बचते हैं। आपका ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आपका डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास 50-50 चांस है। अब यहां से हमें यह तो पता लगता है कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बट एक बार इसे पढ़ लेते हैं। यहां पे यह कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है कि इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर क्या होता है जज का, ये डिफाइंड है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऐसा तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल वेग है इस बारे में, तो कहीं ना कहीं आपकी सेकंड स्टेटमेंट तो गलत ही थी। आइए एक बार देख लेते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है। जो आपकी डिटेल है इंपीचमेंट प्रोसेस से रिलेटेड जजेस की, ये आपको जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंडर मिलती है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में मुझे यह बताना है कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंडर क्या प्रावधान मेंशन किए गए हैं। अब बात की जाए चौथी स्टेटमेंट की, तो यहां पे आपको कहा गया है अगर मोशन ऑफ इंपीचमेंट मूव हो रहा है आपका लोकसभा या राज्यसभा में, यानी पार्लियामेंट में, इसमें आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग की, जो कि आपकी 50% मेजॉरिटी से कम नहीं हो सकती टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जजेस को टेन्योर की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमें ऐसे ही स्ट्रिंजेंट प्रावधान की रिक्वायरमेंट होती है जहां पर उन्हें इजीली रिमूव ना किया जा सके। तो कहीं ना कहीं ये लॉजिकल आंसर है आपका कि यहां पे आपकी स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी, तो इस वजह से आपका आंसर हो जाता है सी ऑप्शन। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहां पे आर्टिकल 142 के बारे में बात की गई है। विद द रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन और लिमिटेशन और प्रोविजन containing the ordinary law cannot act as prohibition or limitation on the constitutional power। अब वैसे तो अगर आपने पॉलिटी सीरियसली पढ़ी हो ना, तो ये क्वेश्चन आपको आंसर करना बहुत इजी है, क्योंकि आपके 140 के आसपास के जो भी प्रोविजन है ना,
वो सुप्रीम कोर्ट से डील करते हैं। अब अगर आपको यह बात पता हो तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, बट अगर आपको नहीं पता तो फिर भी हम एक बार इसे देख लेते हैं। द डिसीजन टेकन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया while discharging its duty cannot be challenged in court of law। अब ये बात तो सरासर गलत हो जाती है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जैसे आपके वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या किसी भी तरह का कोई इलेक्शन होता है ना, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं एक तरह के पिटीशन भेजकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। तो यहां पे इस डिसीजन को तो हम चैलेंज कर सकते हैं, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बात कीजिए सेकंड ऑप्शन की, तो यहां पे कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट is not constrained to exercise its power by law made by parliament। अब यहां पे इसको हम एक समय के लिए होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से डील कर रहा है और इस प्रोविजन के बारे में आपको शायद ना पता हो। अब थर्ड स्टेटमेंट में आपसे फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात की गई है। अब आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी तो आर्टिकल 360 के अंडर मेंशन है, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन तो आपके गलत हो गया ना। अब यहां पे मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक लॉ ऑन सर्टेन मैटर विदाउट द कॉन्ग्रेंस ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर। अब अगर आपने आर्टिकल 196 पढ़ा हो तो उसमें यह कहा गया है कि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है ना, या स्टेट लेजिस्लेचर, ये आपकी स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे रूल बना सकती है या लॉ बना सकती है। तो कहीं ना कहीं आपकी डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहां पे तो आर्टिकल 196 में बात हुई है नहीं। तो यहां पे आपका लॉजिकल आंसर बनता है बी ऑप्शन। अब इसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा यूनियन कार्बाइड केस के बारे में, जो 1989 में हुआ था और जिसे हम भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। इस केस में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार आपके पार्लियामेंट के लॉ को ओवरराइड किया था, और जिसके तहत रिलीफ प्रोवाइड किया गया था या कंपनसेशन प्रोवाइड किया गया था सभी विक्टिम को जो भी आपके भोपाल गैस ट्रेजेडी के शिकार हुए थे। तो कहीं ना कहीं यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे इंडियन जुडिशरी के बारे में पूछा गया है। पहली स्टेटमेंट है आपकी, एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज सुप्रीम कोर्ट जज बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब अगर आपको आर्टिकल 128 के बारे में पता हो, अब यहां पे आपकी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपके आर्टिकल 128 के अंडर ये मेंशन किया गया है कि आप प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से कहीं ना कहीं अपॉइंट कर सकते हैं रिटायर्ड जजेस को भी एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पे ये टेम्परेरी प्रोविजन है, मतलब आप टेम्परेरी पीरियड के लिए ही इन्हें अपॉइंट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, हाई कोर्ट इन इंडिया हैज पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज सुप्रीम कोर्ट डज। अब अगर आपको पता हो कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, तो आप इस चीज का आंसर इजीली कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में हम ये कहते हैं कि अपने खुद की जजमेंट को आप रिव्यू कर सकते हैं और उसे करेक्ट कर सकते हैं। अब ये पावर आपके हाई कोर्ट को दी गई है अंडर आर्टिकल 215। तो कहीं ना कहीं आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है और इसका आंसर बन जाता है सी ऑप्शन, यानी बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां पे आपसे पूछा गया है कि कस्टोडियन कौन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लोकसभा सेक्रेटरीट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब यहां पे आप बी और सी ऑप्शन को तो इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ऐसा कहने के पीछे कारण यह है कि अगर मैं एग्जीक्यूटिव को इतनी ज्यादा पावर दे दूंगा, मतलब उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का सेफ गार्ड करने के लिए मैंने कस्टोडियन बना दिया है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी पावर को आइए आपकी कंफ्यूजन को थोड़ा और बढ़ाते हैं। जब प्रेसिडेंट आपके ओथ लेते हैं ना, तो वहां पे ये कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की जिम्मेवारी लेते हैं। मतलब एक तरह से इनके ऊपर जिम्मेवारी ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल एसेंस को बचा के रखते हैं। बट एक्चुअल में ये काम करता कौन है? ये काम करता है आपका सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पे अगर एक्चुअल सेंस की बात की जाए तो यहां पे आप देखिए आर्टिकल 32 और आर्टिकल 13 के अंडर जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है आपके सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है तभी तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की कोशिश करता है। मतलब जो आपकी बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन आई है वो इसी जुडिशियल रिव्यू की वजह से तो आई है। और आर्टिकल 32 में ये भी मेंशन है आपका कि गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन है? आपका सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पे आपका आंसर बन जाता है डी ऑप्शन। और यूपीएससी की फाइनल आंसर की में भी यही ऑप्शन दिया गया है। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहां पे आपसे पूछा गया है जुडिशियल रिव्यू के बारे में कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। ये एक तरह की पावर है आपकी जुडिशरी की
जिससे ये देखते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। दूसरा पॉइंट है आपके पास, ये जुडिशरी की एक ऐसी पावर है जिससे जो आपका लेजिस्लेचर जो भी एक्ट बनाता है हम उसको चेक करते हैं, मतलब वो कितना ठीक है या कितना गलत हम उसे देखते हैं। तीसरी स्टेटमेंट है, जुडिशियल रिव्यू एक ऐसी पावर है जहां पे हम ये देखते हैं कि जो लेजिस्लेचर ने एक्ट बनाया है, मतलब जो लॉ बनाया है और इसे अभी प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिली है, तो उसको हम चेक करते हैं कि ये ठीक है या नहीं। और चौथा ऑप्शन है आपके पास, जुडिशरी अपनी खुद की जजमेंट को यहां पे रिव्यू करता है। अब यहां पे अगर आपको पता हो कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। देखिए सी ऑप्शन में तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एनजैक का। जब तक एनजैक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं बना, मतलब प्रेसिडेंट असेंट नहीं मिली, तो जुडिशरी ने इसके ऊपर रिव्यू कंडक्ट नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं आपका सी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है। अब यहां पे डी ऑप्शन आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का है, तो कहीं ना कहीं आपका डी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आपको दुविधा बचती है इन दो के बीच में, बट मैं आपको बता दूं कि जुडिशियल रिव्यू के टाइम हम विजडम नहीं चेक करते हैं किसी लॉ की, मतलब ये आपका वर्ड गलत है, तो इस वजह से आपकी बी स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है और आंसर बनता है ए ऑप्शन। अब जुडिशियल रिव्यू को आप ट्रेस कर सकते हैं आर्टिकल 13 के अंडर, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के अंडर। अब यहां पे मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। पहला, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट की ये पावर हम कौन से आर्टिकल के अंडर ट्रेस करते हैं? दूसरा, जुडिशियल रिव्यू जब इंडिया में हम कंडक्ट करते हैं तो यहां पर किस तरह के हम फिलॉसफी को फॉलो करते हैं और वो कहां से इंस्पायर्ड है और उसके अंडर किस तरह के प्रोविजन है, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन है आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट से। यहां पे आपसे पूछा गया कि जो नालसा है इसके बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है। यहां पे पहली स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके हम वीकर सेक्शन को, ताकि हम इंश्योर कर सके इक्वल अपॉर्चुनिटी को। तो कहीं ना कहीं आपकी पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट है आपकी कि ये स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को ये कह सकता है कि आप इंप्लीमेंट करें लीगल प्रोग्राम्स और स्कीम को थ्रू आउट इंडिया। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी ठीक है और ये नालसा एक्ट के अंडर मेंशन भी है। तो यहां पे आपका आंसर हो जाता है सी ऑप्शन। अब बात की जाए नालसा की, इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर, जहां पर हम प्रोवाइड करते हैं फ्री लीगल सर्विसेज सभी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, ताकि हम इंश्योर कर सके इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले जस्टिस के लिए सभी लोगों को, खासकर जो उन लोगों को जो इकोनॉमिकली वीक है या किसी तरह की डिसेबिलिटी है उन्हें। यहां पे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पैटर्न इन चीफ हैं यहां पे, और जो आपके सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं नालसा के। अब बात की जाए नालसा की, तो ये आपकी लोक अदालत को भी कंडक्ट करती है। तो ये सभी प्रोविजन जानने जरूरी थे इस टॉपिक के बारे में आपको। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।